हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉपर बैच के पेपर 2 एजुकेशन के। आपका यूनिट 1 का एमसीक्यू प्रैक्टिस आज होने वाला है और आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। साथ साथ में आप सॉल्व करते हुए चलेंगे। एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। अपने साथ एक ब्लैंक पेपर और पेन रखिए और जैसे जैसे मैं आपको ये क्वेश्चंस कराता जाता हूं, आप अपना जो है करेक्ट आंसर मार्क करेंगे और फिर चेक करेंगे कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू जो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू प्रैक्टिस जो हम करने वाले हैं उसका। Paulo Freire's concept of pedagogy of the oppressed emphasizes which of the following approaches to education? Paulo Freire के pedagogy of the oppressed जो इनका काम है, इसकी संकल्पना शिक्षा के किस दृष्टिकोण पर बल देती है? पहला ऑप्शन है अकादमिक सफलता के लिए रटन प्रणाली यानी रोट मेमोराइजेशन फॉर एकेडमिक सक्सेस। दूसरा है क्रिटिकल पेडागोजी फॉर लिबरेशन एंड सोशल चेंज यानी मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन के लिए आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र। तीसरा ऑप्शन है टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन यानी शिक्षक केंद्रित निर्देश। और चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग फॉर इक्वालिटी यानी समानता के लिए मानकीकृत मूल्यांकन। तो बताइए, पॉलो फ्रायर के कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड ये किस पर जोर डालता है, कौन से अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन पर जोर डाल देता है? आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में आपको पढ़ाया गया है, अच्छे तरीके से पहले बताया गया, मैम ने भी पढ़ाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसका सही उत्तर आप चुनाव कर चुके होंगे। जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। पॉलो फ्रायर का जो कॉन्सेप्ट है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, इसमें जोर डाला गया है क्रिटिकल पेडागोजी फॉर लिबरेशन एंड सोशल चेंज यानी मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन। समाज में आप परिवर्तन कैसे लाएंगे? तो फ्रायर का जो क्रिटिकल पेडागोजी है ना, ये उन स्टूडेंट्स को एम्पावर करता है, उन शिक्षार्थियों को एम्पावर करता है या बल देता है जो ऑपरेशन को क्वेश्चन करेंगे। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? वो ऑपरेशन नहीं है, ये ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है कि दबे कुचले वर्ग। जैसे हमारे समाज में भी आप देखे होंगे ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जिनको आज भी छुआछूत का सामना करना पड़ता है। समाज में उनको जो है ना अछूत माना जाता है, तो वो ऑपरेस्ट क्लासेस हैं। तो इनका जो पेडागोजी है वो उन्हीं लोगों के लिए है, यानी ऐसे लोग जो ऐसे समाज में दबे कुचले हैं, जिनके साथ भेदभाव होता है, और वो फिर क्वेश्चन करेंगे इन जो रूढ़िवादिता जो पहले से ये प्रताड़ना चल रही है उनके साथ, उसको क्वेश्चन करेंगे और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, सामाजिक बदलाव लाएंगे। तो ये है मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन के लिए आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र। तो बी ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। Mary Wollstonecraft, in her work A Vindication of the Rights of Women, advocated for which of the following in education? देखिए, एक चीज और है, क्वेश्चन में भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है कि अगर आपसे पूछ दे कि अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ये किसका काम है और चार नाम आपको दे दे अगर, तो आपको क्या चुनाव करना होगा? मैरी वुllstonecraft, क्योंकि इनका ही ये काम है, इनकी ही रचना है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। तो इसमें शिक्षा के संबंध में किसका समर्थन किया गया है? पहला है महिलाओं के लिए तर्क संगत और नैतिक क्षमताओं के विकास हेतु समान शिक्षा यानी इक्वल एजुकेशन फॉर वुमेन टू डेवलप रैशनल एंड मोरल कैपेसिटीज। दूसरा ऑप्शन है डोमेस्टिक ट्रेनिंग फॉर वुमेन टू फुलफिल ट्रेडिशनल रोल्स यानी पारंपरिक भूमिकाओं निभाने के लिए घरेलू प्रशिक्षण। इसके अलावा सेग्रीगेटेड एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स यानी लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शिक्षा। या फिर चौथा ऑप्शन है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एज अ कोर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा का मूल धार्मिक अनुदेश होना चाहिए। तो मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट का जो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन है, ये किसकी वकालत करता है, किसके संबंध में समर्थन जो है करता है? बताना है इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा, आप अपने पेज पे लिख लीजिए। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा इक्वल एजुकेशन फॉर वुमेन टू डेवलप रैशनल एंड मोरल कैपेसिटीज, महिलाओं के लिए तर्क संगत और नैतिक क्षमताओं के विकास हेतु समान शिक्षा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर भी आपने दे दिया हो। वोल्स्टनक्राफ्ट जो है ना, ये बिलीव करते थे कि जो रैशनल और मोरल डेवलपमेंट है ये जरूरी है अगर आप चाहते हैं बराबर शिक्षा प्रदान करना महिलाओं के लिए। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेल नॉर्डिंग्स फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच कॉन्सेप्ट? नेल नॉर्डिंग के शिक्षा दर्शन का मुख्य रूप से किस अवधारणा से संबंध है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरीज। दूसरा ऑप्शन है देखभाल नैतिकता और संबंध परक शिक्षा शास्त्र केयर एथिक्स एंड रिलेशनल पेडागोजी। तीसरा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षणिक उपलब्धि कॉम्पिटेटिव एकेडमिक अचीवमेंट। और चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम डिजाइन मानकीकृत पाठ्यक्रम डिजाइन। तो बताइए नेल नॉर्डिंग्स का फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो है ना, ये किससे एसोसिएटेड है प्राइमरली?
बताइए जो भी आपको सही लग रहा है इसका उत्तर क्या होगा, आप अपने पेज पे लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। नेल लॉडी का जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है ना, ये केयर एथिक्स और रिलेशनल पेडागोजी, देखभाल, नैतिकता और संबंध परक शिक्षा शास्त्र से ज़्यादा एसोसिएट करता था। नॉडिंग्स जो है ना, इन्होंने जोर डाला था कि केयर, एम्पैथी ये सभी ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को टीचिंग करना चाहते हैं, अगर उनके लर्निंग को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप उनका केयर करिए, देखभाल करिए, उनके लिए एम्पैथेटिक रहिए। उनको डाँटना नहीं है, बल्कि बहुत प्यार से समझाते हुए आगे बढ़ना है। तो ये केयर एथिक्स के बारे में बात करते हैं, रिलेशनल पेडागोजी के बारे में बात करते हैं। नेल नॉडिंग्स का फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन यही था। तो आई होप कि यहाँ से भी आपको सीखने को मिला है ना? इसके बाद आता है हमारा सावित्रीबाई फुले का एक क्वेश्चन। सावित्रीबाई फुले's कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सावित्रीबाई फुले का भारत में शिक्षा में योगदान निम्नलिखित में से किस रूप में देखा गया है? पहला ऑप्शन है लड़कियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए विद्यालयों की स्थापना, एस्टेब्लिशिंग स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। दूसरा ऑप्शन है उच्च जातियों के लिए अभिजातीय शिक्षा का प्रचार, प्रोमोटिंग एलीट एजुकेशन फॉर अपर कास्टेस। तीसरा ऑप्शन है एडवोकेटिंग फॉर कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम, उपनिवेशवादी शिक्षा प्रणालियों का समर्थन। और चौथा ऑप्शन है फोकसिंग सोलली ऑन रिलीजियस एजुकेशन, केवल धार्मिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। क्या होगा सावित्रीबाई फुले के केस में इस प्रश्न का उत्तर कि भारत में शिक्षा में उनका योगदान किस रूप में देखा गया है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, चारों में से चुनाव करके और अपने एक पेज पे जरूर लिख लीजिए। तो देखिए जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए ऑप्शन। इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स लड़कियों के लिए खोले और साथ ही साथ उन समुदायों के लिए जो मार्जिनलाइज्ड हैं, हाशिए पर रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया गया है, जिनके साथ भेदभाव बहुत होता है, ऐसे लोगों के लिए इन्होंने जो है ना बहुत सारे स्कूल्स खोले। इंक्लूसिव एजुकेशन को ये बढ़ावा देना चाहती थी, समावेशी शिक्षा, और स्पेशली किसके लिए? गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए और दलित्स के लिए। जो दलित हैं, दलित का मतलब हो गया कि अभी तथाकथित जो लोअर कास्टेस में आते हैं, है ना? उनके लिए। रिज़र्व्ड लोग जो हैं जो रिज़र्वेशन जिनको मिलता है, शेड्यूल्ड कास्टेस, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये सभी इनके लिए ये काफ़ी काम करती थी सावित्रीबाई फुले। 5वां क्वेश्चन हमारा, व्हिच नेशनल वैल्यू एनश्राइन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन सावित्रीबाई फुले's एफर्ट्स? भारतीय संविधान में निहित कौन सा राष्ट्रीय मूल्य सावित्रीबाई फुले के प्रयासों में परिलक्षित होता है? पहला ऑप्शन है सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। दूसरा ऑप्शन है समानता, इक्वालिटी। तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता, लिबर्टी। और चौथा ऑप्शन है सोशलिज्म, समाजवाद। क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए अगर हम बात करते हैं सावित्रीबाई फुले के एफर्ट के बारे में, तो ये इन्होंने हमेशा से ही इक्वालिटी के ऊपर जोर डाला था। इनका एफर्ट यही था कि कैसे हम इक्वल एक्सेस दे सकें, समान पहुंच प्रदान कर सकें शिक्षा का। किसके लिए? गर्ल्स के लिए और दलित लोगों के लिए। तो ये इनका एफर्ट था और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन, इक्वालिटी। छठा प्रश्न हमारा, पॉलो फ्रायर्स कॉन्सेप्ट ऑफ, ये क्या है? इसको अच्छे से देखिएगा। कॉन्सिएंटी आजो, इसका मतलब क्या है, इसकी अवधारणा क्या है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, पॉलो फ्रायर द्वारा दिया गया है और पूछ रहा है कि इनमें से किससे इसका संबंध है, और इसलिए मैंने इसको शामिल किया यहाँ पर, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछ दे जहाँ पर ये टर्म खुद में ही जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो वो आपके लिए जो है ना एक चैलेंजिंग हो सकता है। तो कॉन्सिएंटी आजो, तो इसकी अवधारणा जो है, इसका क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है मेमोराइजिंग फैक्ट्स फॉर एग्जामिनेशन, यानी परीक्षाओं के लिए तथ्यों के रटना। दूसरा ऑप्शन है डेवलपिंग क्रिटिकल कॉन्शियसनेस टू ट्रांसफॉर्म रियलिटी, वास्तविकता को बदलने के लिए आलोचनात्मक चेतना का विकास। तीसरा ऑप्शन है फॉलोइंग टीचर इंस्ट्रक्शन अनक्वेश्चनिंगली, यानी शिक्षक के निर्देशों का आंख मूंद कर पालन करना। और चौथा ऑप्शन है एक्वायरिंग वोकेशनल स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए व्यवसायिक कौशल प्राप्त करना। क्या होगा इसका सही उत्तर, बताइए। देखिए कॉन्साइंस के बारे में, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये कॉन्साइंस के बारे में बात कर रहा है, कॉन्साइंस के बारे में बात कर रहा है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, डेवलपिंग क्रिटिकल कॉन्शियसनेस टू ट्रांसफॉर्म रियलिटी। मतलब क्या है इसका? तो देखिए जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये हेल्प करता है लोगों को कि वो अपने ऑपरेशन की, उनको समाज में दबाया गया है, उनको जो है बहुत ज़्यादा उनके साथ भेदभाव हुआ है, इनको अवेयर करना।
आज ही समाज में मैंने खुद देखा है, गाँव में वो लोग जिनके साथ छुआ-छूत होता है, वो खुद इसके लिए कंफर्टेबल हो चुके हैं। उनके साथ इतना ज़्यादा ये छुआ-छूत हो चुका है कि उनको लगता है कि हम ऐसे ही बने हैं और हमसे लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, ये उनके लिए नॉर्मल बन चुका है। उनको अवेयर करना कि अगर हम मानवीय अ, स्केल पर देखें तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और ये उसके लिए इनको अवेयर करना होगा, जागरूक करना होगा, क्योंकि इनके साथ इतने दिनों से, इतने सालों से ये होते आ रहा है कि इनके लिए ये नॉर्मल बन चुका है। तो उनको अवेयर करना इस ऑपरेशन के बारे में, ताकि उनका कंडीशन चेंज हो सके, तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पर कॉन्शिएंटी जाओ, है ना? यानी कि कॉन्साइंस उनका जगाना है आपको, है ना? तो ये कहीं न कहीं रियलिटी को चेंज करने के लिए क्रिटिकल कॉन्सियसनेस डेवलप करने के बारे में ये फ्रायर का कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th क्वेश्चन, व्हिच थिंकर एम्फसाइज्ड जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस थ्रू एजुकेशन? किस विचारक ने शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया? पॉलो फ्रायर, मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट, नेल नॉर्डिंग्स और जॉन रॉल्स। क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए। मैं आशा करता हूँ कि आपने अपने जो पेज है, कॉपी है, वहाँ लिख लिया होगा। जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट है, ये जेंडर इक्विटी और एजुकेशन के लिए पहुंच, एक्सेस बढ़ाना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने बात किया और इन्होंने जोर डाला कि भाई जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, लैंगिक समानता जरूरी है और सामाजिक न्याय पर जोर दिया इन्होंने, है ना? तो एजुकेशन के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा इन्होंने बताया था, तो बी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडियन एजुकेशन एंश्योर्स। बताइए, भारतीय शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता का मूल्य क्या सुनिश्चित करता है? प्रमोशन ऑफ वन रिलीजन, एक धर्म का प्रचार, सभी धर्मों के लिए समान सम्मान, तीसरा ऑप्शन एक्सक्लूजन ऑफ रिलीजियस टॉपिक्स, धार्मिक विषयों को बाहर करना, और चौथा ऑप्शन है धार्मिक कक्षाओं का अनिवार्य करना, मैंडेटरी रिलीजियस क्लासेस। सेकुलरिज्म जो है इंडियन एजुकेशन में क्या इंश्योर करता है? धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी एक धर्म को जो है तवज्जो ना देना, मतलब किसी एक धर्म को आप मान के नहीं चलेंगे, सभी धर्मों को बराबर मानेंगे, इक्वल रिस्पेक्ट रखेंगे। एक बात याद रखिएगा, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। और भारत जो है ना एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब जो है ना कि जितने भी यहाँ पर रिलीजन हैं, उनको बराबर सम्मान मिलना चाहिए और इसीलिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। और इंडियन सेकुलरिज्म एनकरेज करता है रिलीजियस न्यूट्रलिटी को, इंक्लूजन को। तो इसलिए इसका सही उत्तर का हो जाएगा बी ऑप्शन, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, है ना? एक रिलीजन को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं, एक्सक्लूजन ऑफ रिलीजियस टॉपिक्स नहीं, धार्मिक विषयों को बाहर नहीं करना है आपको, धार्मिक कक्षाओं को अनिवार्य भी नहीं करना है, बल्कि बराबर मानना, समान सम्मान देना है सभी धर्मों को। चलते हैं 9वें प्रश्न पर। नेल नॉर्डिंग्स लिंक्ड डेमोक्रेसी विद विच एजुकेशनल अप्रोच? नेल नॉर्डिंग्स ने लोकतंत्र को किस शैक्षिक दृष्टिकोण से जोड़ा है? एकेडमिक कंपटीशन, शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा, संबंधों में देखभाल और सहानुभूति, केयर एंड एम्पैथी इन रिलेशनशिप्स, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, आर्थिक सब उत्पादकता, या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सख्त अनुशासन। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है ना, कि इनमें से अब हम बात करें तो नेल नॉर्डिंग का व्यू, रोल ऑफ एजुकेशन डेमोक्रेसी को फोस्टर करने के लिए क्या होना चाहिए? लोकतंत्र को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर नेल नॉर्डिंग्स का दृष्टिकोण निम्न में से किसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाया गया है? तो देखिए, शिक्षा को लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करने के लिए देखभाल पूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एजुकेशन शुड कल्टीवेट केयरिंग रिलेशनशिप टू सपोर्ट डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो केयर और एम्पैथी दिखाना चाहिए रिलेशनशिप में, और इसके साथ एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए बी ऑप्शन, संबंधों में देखभाल और सहानुभूति, ये होगा। केयरिंग पेडागोजी के बारे में ये बात करते थे, याद रखिएगा। केयरिंग पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र ऐसा हो जहाँ पर केयर हो, जहाँ पर जो है ना हमें जो भी, जिनको भी आप दे रहे हैं शिक्षा, उनका समर्थन, उनका समर्थन करना चाहिए, देखभाल करके, सहानुभूति दिखा के। तो ये होगा इसका सही उत्तर। अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न और आज के आखिरी प्रश्न पर। सावित्रीबाई फुले's मिशन इन एजुकेशन अलाइन क्लोजली विद विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू? सावित्रीबाई फुले के शिक्षा मिशन का किस संवैधानिक मूल्य से निकट संबंध था? डेमोक्रेसी, जस्टिस, फ्रीडम, या फिर सेकुलरिज्म? तो इक्वालिटी एंड जस्टिस, 2 पॉइंट सावित्रीबाई फुले के लिए आप बिल्कुल याद रख लेंगे, इक्वालिटी और जस्टिस। और जब भी ये आए, अगर ये यहाँ पर ई ऑप्शन में इक्वालिटी भी आ जाता
तो आप जो है ना ये दोनों ही जस्टिस और इक्वलिटी दोनों को सही कर लेते। तो ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। उनका जो एक्टिविज्म था ना, देखिए वो एक्टिविस्ट थी, और जो इनका एक्टिविज्म था, इनका एम था कि कैसे सामाजिक रूढ़िवादिता को ख़त्म किया जाए और जो सोशल इनजस्टिस है उसको ख़त्म करके सोशल जस्टिस लाया जाए। और वो कैसे पॉसिबल था? शिक्षा के थ्रू, शिक्षा देकर ही पॉसिबल था। और किसके लिए? तो लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए और दलित्स के लिए। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि इसका भी सही उत्तर आपने दे दिया हो। और कितने मार्क्स आए आप डिस्कशन ग्रुप में सभी लोग शेयर करेंगे कि किसके कितने सही हुए हैं इन 10 प्रश्नों में से। और यहाँ पर सारे ही जो है आंसर्स दे दिए गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो भी ये हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस था ये आपको जो है कुछ प्रोडक्टिव लगा हो। और मैम आज क्लास नहीं ले पा रही हैं क्योंकि वो ट्रैवल कर रही हैं, तो मैम फिर कंटिन्यू करेंगी परसों या कल शायद क्लास लें, परसों ना ले पाएँ। जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में। बाकी इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।